हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है तैयारी। इस वीडियो में बेटा हम करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 8 क्लास 9th के लिए। तो चैप्टर नंबर 8 के लिए कुछ क्वेश्चंस हमने ढूंढे हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं इस वीडियो में आपको हैंड रिटन दे रही हूँ और आप इनको जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से करते हैं इनको स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी वाई। वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी क्यों कहा जाता है? तो वेलोसिटी को इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसका डायरेक्शन भी होता है। तो दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, या तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं फिजिक्स के अंदर जब भी हम बात करते हैं, या फिर वो स्केलर क्वांटिटी होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ में वो चीज़ें आती हैं जिनके साथ उनका मैग्नीट्यूड तो होता है, यानी कि उनकी कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होगी, साथ ही साथ उनकी डायरेक्शन भी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो वो एक फोर्स है। वो हमें पता है कि धरती का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी वजह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में है? डाउन डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन भी है, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा कुछ ना कुछ, कि इसकी कितनी वैल्यू है वो इसका मैग्नीट्यूड है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कौन सी क्वांटिटी जो है वो वेक्टर है या स्केलर है। तो वेलोसिटी का मतलब क्या है? स्पीड तो है लेकिन उसमें डायरेक्शन भी साथ साथ है, तो इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको स्पीड और वेलोसिटी में दोनों में डिफरेंसेस बताने। देखो अभी और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको यहाँ पे। तो यहाँ डिफरेंसेस का तरीका भी बता दिया है आपको कि आपको डिफरेंस लिखने कैसे हैं। आपको इधर बीच में एक लाइन बनानी है, फिर दोनों तरफ जो है आप स्पीड और वेलोसिटी यानी दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस जो बताना है उनको लिख लेंगे। उसके बाद इसको पॉइंट्स में बताएंगे। पहले डिफाइन बता सकते हो आप, उसके बाद आप उसका फॉर्मूला बता सकते हो, उसका एग्जाम्पल भी बता सकते हो। तो यहाँ मैंने ईजी पॉइंट्स लिखे हैं। जो स्पीड है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है? इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। ठीक है, अभी बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी क्या डिफरेंस है। तो डिस्टेंस भी ऐसे ही स्केलर होता है और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की तरह ही वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। लेकिन वेलोसिटी क्या हो सकती है? वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और साथ ही साथ वो यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है ज़ीरो भी हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या है बेटा? एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, या आप इसको मीटर जो जो डिनोमिनेटर होता है उसको s-1 करके भी लिख सकते हैं। तो इसलिए कई बार ऐसे लिखा होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, मीटर पर सेकेंड, या फिर ऐसे आप डाल के लिख सकते हो, ऑब्लिक डाल के। सो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है एक्चुअल में ना, जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है तो उसके जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है वही एक्सेलरेशन होता है, चाहे वो कैसा भी चेंज हो, थोड़ा हो ज़्यादा हो। तो एक्सेलरेशन क्या है? इट इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर जैसे लिखा हुआ है इसमें एक्सेलरेशन इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है टाइम के सापेक्ष में, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में। ओके, तो ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हो गई। अगर इसकी एसआई यूनिट भी पूछी जाती है, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, -1 नहीं आ रहा है यहाँ पे, पावर 2 आ रही है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो -2 पावर। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट इज व्हाट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो देखो, यूनिफॉर्म मोशन हमने एक तरफ लिख लिया, दूसरी तरफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन लिख लिया। अब इसकी डिफाइन लिख लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज या डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कोई ऑब्जेक्ट जब मूव कर रही है, ठीक है, वो क्या करती है कि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है। यानी कि हर एक मिनट में वो 5 मीटर जा रही थी, या हर एक सेकंड में वो 5 मीटर जा रही थी, अगले सेकंड में भी उसने 5 मीटर चले, और थर्ड सेकंड में भी उसने 5 मीटर चले। यानी कि इसका जो टाइम और जो इसकी स्पीड, इसकी जो वेलोसिटी है, उसका जो रेशियो है वो सेम चल रहा है। यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है और इक्वल जो है उसकी वेलोसिटी है, तब इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। कई बार इसके लिए ना ग्राफ पूछा जाता है आपसे, तो आप ग्राफ को इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। ये याद रखना, टाइम जो है वो हमेशा नीचे वाले एक्सिस पे, यानी कि एक्स एक्सिस पे रखते हैं, वेलोसिटी इधर आ जाती है वाई एक्सिस पर। तो इधर टाइम है, इधर वेलोसिटी है। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। यहाँ आप पॉइंट्स दिखा सकते हो। ग्राफ आपको प्लॉट करना आता होगा, नहीं आता तो बता दीजिएगा कमेंट में। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस अनइवनली। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? कुछ यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कुछ भी जो है ठीक नहीं चल रहा है, उसमें अनइवन चल रहा है।
अगर वो अनइवनली चेंज करती है, कभी कितनी हो गई कभी कितनी हो गई, ठीक है, जैसे कि एक कार है वो ट्रैफिक में फंस गई है, ट्रैफिक जैम में है, तो वहाँ पे उसका मोशन कैसा होगा, कभी वो तेज़ चलेगी कभी उसको धीमे चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इसका ग्राफ है कुछ टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, लेकिन जो टाइम और वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी। इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कई बार बोला जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये ना पूछा जाए डायरेक्टली यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में आप डिफरेंस बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा जाए तो आप ये दो ग्राफ जो हैं वो आप बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको दो डिफरेंस बताने हैं। अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको 2 पॉइंट्स तो देने ही होंगे, लेकिन अगर 3 मार्क्स का आता है तो 3 पॉइंट्स एटलीस्ट आपको देने ही होंगे। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, इट्स वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ही रहता है डिस्टेंस, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स जो है ना वो उस केस में बिल्कुल सेम है, जैसे यहाँ पर डिस्टेंस या स्पीड लिख लो, या फिर डिस्प्लेसमेंट, या यहाँ पे आप लिख सकते हो वेलोसिटी, ठीक है। जैसे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इसी प्रकार डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी चाहिए होती है। अब यहाँ पे कंप्लीट लेंथ, यहाँ मैंने डिफाइन लिखी है कि जो कंप्लीट लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में जो उसका पूरा रास्ता जो उसने ट्रैवल किया वो उसका डिस्टेंस होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है वो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अभी जो मैंने ये ड्रॉ किया है ये मिनिमम डिस्टेंस है, और इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। अगर मैं ऐसे घूम फिर के मार्केट वर्केट होके आराम से इधर आती है ना, तो ये जो पूरा रास्ता है ये पूरा रास्ता डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, ये तो डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस ये वाला, और जो मिनिमम डिस्टेंस वो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन द गिवन ग्राफ व्हाट डू ओ ए बी बी सी रिफर्स और शोज इन द मोशन एंड एक्सेलरेशन। तो यहाँ ग्राफ आपको दे रखा है कुछ इस तरीके से, ये ग्राफ दिया हुआ है आपको, यहाँ नीचे टाइम दिया है, इधर जो है डिस्टेंस या स्पीड आप ले सकते हो, और इसमें पूछा गया है कि ओ ए बी और बी सी ये क्या शो करते हैं। तो ओ ए इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और इसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कह सकते हैं। ए बी इज़ रेस्ट पोजिशन, ए बी पर जो है यहाँ जो बिल्कुल ऐसे स्थिर जो लाइन आ रही है, सीधी रेखा आ रही है, वो नो एक्सेलरेशन है, वहाँ पे कोई भी चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रहा। बी सी क्या है, इधर बी सी आ रहा है तो इधर क्या हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। मैं आपको बताती हूँ नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। ये देखिए, अगर हमसे पूछा जाता है कि आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए, तो वेलोसिटी हमें पता है इधर आता है, टाइम नीचे ही आता है हमेशा, तो इसमें आप बताओगे ये पॉजिटिव मोशन है और एक्सेलरेशन हो रहा है यहाँ पॉजिटिव मोशन या एक्सेलरेशन, ठीक है। मोशन या एक्सेलरेशन दोनों में से कोई एक वर्ड आप लिख सकते हो। तो ये जो है इधर जा रहा है, सीधा जा रहा है। अगर ये इस तरीके से ग्राफ जो है हमारा इस तरीके से बनता है, ठीक है, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव मोशन या फिर हम इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है राइट द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन ग्राफिकली हमने बताना है, लॉज ऑफ मोशन को बताना है। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको पूछा जाएगा कि आप स्टेटमेंट लिखिए लॉज ऑफ मोशन की, तो आप सिर्फ स्टेटमेंट लिखेंगे, जो इसकी डेफिनेशन लिखा हुआ है इस तरीके से आप स्टेटमेंट लिखेंगे। अगर आपसे इक्वेशन पूछी गई हैं तो आप इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, ये 3 इक्वेशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप प्रॉपर लिख सकते हो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन ये है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन ये है, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन ये है। तो अगर ग्राफिकली पूछा है, अब यहाँ पे हम ग्राफ बना देंगे साइड में और इक्वेशंस लिख देंगे। अगर इसकी डेरिवेशन आती है तो डेरिवेशन में बेटा आपको पूरा सॉल्व करना होता है। ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको पता है, कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे आप, है ना, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए, फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होता। तो ये जो फॉर्मूला है ये मिला कैसे मुझे, मैं इसको स्टार्टिंग से, मेरे पास सिर्फ वेलोसिटी थी, मेरे पास सिर्फ टाइम था, इनको सबको लेकर मैंने लास्ट में जो फॉर्मूला बना लिया अपना। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये डेरिवेशन होती है, फॉर्मूला तक आने तक की पूरी प्रोसेस। तो ये डेरिवेशन अगर आपसे पूछी जाती है तो उसको, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तब आप चेक कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको शॉर्ट में आंसर बता दिया है। देखो ग्राफ बनाया है हमने, अब इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा जो है जूम कर लेती हूँ। चलिए, यहाँ पे बच्चों देखो, ये हमने ग्राफ बनाया है, टाइम हमने बात की थी, टाइम तो हमेशा नीचे रखना है, वेलोसिटी जो है वाई एक्सिस पे रखनी है। हम यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी यू से शो करते हैं, फाइनल वेलोसिटी वी से शो करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमेशा, जैसे कभी भी हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो 0 पे होती है, लेकिन यहाँ पे हम 0 नहीं लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे। तो मैंने यू जो है यहाँ लिखा है, ये इनिशियल वेलोसिटी है मेरी, फाइनल वेलोसिटी मेरी v है, ठीक है, यहाँ आ गए। और ये जो मैंने है ना इन पॉइंट्स को जोड़ दिया है क्योंकि मुझे टाइम का पता करना था। तो ये जो टाइम है वो यहाँ तक आ रहा है, ये कितना टाइम ले रहा है फाइनल वेलोसिटी तक, इतना ले रहा है, t ले रहा है।
जो इसका ग्राफ है वो इस तरीके से बना हुआ है। अब इसी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से मेरे को इक्वेशन ऑफ मोशन डराइव करनी है। यहाँ पे डेरिवेशन नहीं दिया है कि कैसे मिला, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अब एक और बात समझिए कि कई बार क्या होता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डायरेक्टली ना पूछ के आपसे एक और भाषा में पूछा जाता है कि बताइए वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या है। वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या है बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ v है यानी कि वेलोसिटी है और टाइम का रिलेशन है, ये रहा टाइम, ठीक है। सेकंड जो होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, पोजीशन टाइम रिलेशन होता है। पोजीशन का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे कितना जो है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका, ये s आ गया मेरा यहाँ पे u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये पोजीशन टाइम रिलेशन होता है। और जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन भी कहते हैं। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये एज फॉर्मूला भी यूज़ होते हैं, इक्वेशन लॉज ऑफ मोशन के इक्वेशन के रूप में भी यूज़ होते हैं। आप कभी भी फॉर्मूला लिखो या कभी भी ऐसा कोई इक्वेशन लिखो तो उसमें बताओ कि आपने ये जो लिए हैं ना, ये अल्फ़ाबेट्स जो लिए हैं ये क्या शो कर रहे हैं, तो आप नीचे लिख दो वेयर। यहाँ पर u क्या है? वो इनिशियल वेलोसिटी है, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, t टाइम है, s डिस्टेंस है। ऐसे आप बता सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड है और ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन प्रोवाइड देयर इज नो एक्सटर्नल बैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन दैम। हमें पता है कि कोई भी दो वस्तुएं हैं, ठीक है। अब ये दो वस्तुएं जो हैं वो हमने एक तरफ से इसको भेज दिया, एक तरफ से इसको भेज दिया और दोनों के बीच में हो गई टक्कर। तो जो पहले इनका मोमेंटम था, पहले इन दोनों का जो मोमेंटम था वो हम कैसे निकालेंगे? m1u1 प्लस m2u2, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो जो इनका इनिशियल मोमेंटम था वो कैसे निकालेंगे? m1u1, इसको आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो, और m2u2 इसका हो जाएगा मोमेंटम। लेकिन जब वो टकरा गए, टकराने के बाद ये क्या होगा कि दोनों जब एक दूसरे से टकराएंगे इनकी डायरेक्शन में भी चेंज आएगा और ये वापस जाने की कोशिश करेंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। अब यहाँ पर जो इनका मोमेंटम होगा, जो इनका फाइनल मोमेंटम होगा वो क्या होगा? m1v1 और m2v2, ठीक है। क्योंकि इसकी फाइनल वेलोसिटी v1 और इसकी फाइनल वेलोसिटी v2 होगी, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला है, इसको आप ऐसे लिखोगे, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है गिव रीजंस। यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड हैं कि आपकी जो डेली लाइफ है उसमें फिजिक्स का क्या रोल है। तो जैसे क्वेश्चन देखो, पहले वाला ही देखो, व्हाई डू वी फॉल फॉरवर्ड्स। यहाँ क्वेश्चन में बैकवर्ड लिखा था। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं कि फॉरवर्ड हम क्यों गिरते हैं एकदम से, जब कोई मूविंग बस स्टॉप हो जाती है सडनली। जब भी किसी बस में ब्रेक लगते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपको एकदम से धक्का लगता है, आप आगे की ओर गिरते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसी का देखो पूरा आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है। व्हेन अ मूविंग बस स्टॉप्स, जब एक मूविंग बस स्टॉप हो जाती है तो बॉडी ऑफ पैसेंजर ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि कोई भी बॉडी जो है वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन में रहने की कोशिश करती है। अगर वो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहती है, अगर वो मूव कर रही है तो वो मूव करती रहती है, जब तक कि इसको कोई और बाहरी फोर्स उस पर ना लगे। तो यहाँ पर भी वही बात है कि एक बस जो है वो मूव कर रही है और जो बॉडी ऑफ पैसेंजर है वो तो अपनी स्टेट ऑफ मोशन में ही रहने की कोशिश करते हैं, वो तो अभी मूव ही करना चाह रहे हैं, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ लोअर पार्ट विल बी ज़ीरो, क्योंकि हमारा जो लोअर पार्ट है, हमारा बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो अभी बस के कॉन्टैक्ट में है। तो जैसी बस रुकेगी तो जो हमारे पैर हैं वो भी रुक जाएंगे, हमारे पैर जो मूव कर रहे थे इस डायरेक्शन में, बस की डायरेक्शन में, वो भी बंद हो जाएंगे मूव करना। बट हमारी जो अपर बॉडी है वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन में बिल्कुल रहेगी, वो आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करती रहेगी, लेकिन बस तो रुक गई है। तो फिर एकदम से उसको झटका महसूस होता है और वो जो भी पैसेंजर होते हैं, जो भी बैठे होते हैं उसके अंदर, वो एकदम से आगे की तरफ गिरते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने छोटी सी पिक्चर बनाई है, समझ सकते हो आप यहाँ से भी। एक ये पैसेंजर है जो कि बस में बैठे हुए हैं, ये बस है, ठीक है। अब ये बस जो है वो आगे की तरफ मूव कर रही थी, सडनली जो है बस के आगे कुछ ब्रेकर आया या उनको रोकने की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने क्या किया, बस को स्टॉप कर दिया। यहाँ पे जो उनकी वेलोसिटी है बस की वो क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, क्योंकि उसने ब्रेक अप्लाई कर दिए। साथ ही साथ जो हमारे पैर हैं वो बस के कॉन्टैक्ट में हैं, तो हमारे पैर जो हैं वो भी स्टॉप हो गए। यहाँ पे उनका जो मोशन है वो इस तरफ था, बॉडी का मोशन, लेकिन यहाँ पे पैर जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होने की वजह से वो भी स्टॉप हो गए।
अब जो पूरी बॉडी है हमारी, ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये जो हमारी बॉडी है वो क्या कर रही थी, आगे की तरफ ही मूव करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्योंकि उसके पैर तो भाई यहीं रुक गए हैं, बॉडी आगे की तरफ जा रही है, एकदम से उसको झटका महसूस होता है, वो आगे की तरफ गिरते हैं। सेम ऐसा ही, सेम तो नहीं, अपोजिट होता है कब, जब बस स्टार्ट होती है। हम सीधी एक बस में बैठे हुए हैं, ठीक है, बस अभी रुकी हुई है, बस ने एकदम से स्टार्ट कर दिया चलना, तो क्या होगा कि जब से बस मूव करेगी, हमारे पैर जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है बस के, वो भी इसके साथ मूव करेंगे, लेकिन जो हमारी बॉडी है, अपर बॉडी जो है, वो तो पीछे ही रह गई है ना। अभी उसको तो रेस्ट में ही रहना था, वो तो अपने उसी पोजीशन में रहने की कोशिश करती है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी होता है। तो वो क्या करेगी, एकदम से उसको पीछे की तरफ झटका लगेगा, वो तो पीछे ही रह गई, तो ये झटका जो है उसको बैकवर्ड में ही लगेगा। तो ये दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है, वाई डज द प्लेयर पुल द हैंड बैकवर्ड्स वाइल टेकिंग अ कैच। कोई भी प्लेयर जो है वो अपने कैच को पकड़ते से पहले अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है, तो इसके लिए क्या कारण है। इसके लिए मैंने कारण लिख दिया है, बिकॉज द टाइम टेकन टू स्टॉप द बॉल इंक्रीजेज। क्योंकि जब वो पीछे की तरफ अपने हाथों को ले जाता है, तो जो बॉल उसकी तरफ आ रही है उसके हाथों तक पहुंचने के लिए उसके लिए टाइम इंक्रीज हो जाता है। अगर टाइम इंक्रीज हो जाता है तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, वहाँ पे उसको मोमेंटम कम हो जाता है, और स्मॉल फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द हैंड, और हमारे हाथों पर फिर कम फोर्स लगता है, और कम फोर्स लगता है तो इसका मतलब प्लेयर को इंजरी भी कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लगेज, व्हाई इज द लगेज ऑन द रूफ ऑफ अ व्हीकल टाइड। जब भी हमने देखा है कि बसेस पे या किसी व्हीकल पे सामान को ऊपर बांध दिया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि व्हेन अ मूविंग बस और कार स्टॉप सडनली, द लगेज रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑन द रूफ, दिस इज टू अवॉइड फॉलिंग एंड इट इज़ टाइट। ठीक है, सो हम समझ पाते हैं कि जो बस और कार है वो जब एकदम से रुकेगी तो जो लगेज है वो अपनी उसी स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा, तो एकदम से उसको झटका लगेगा और वो नीचे गिर सकता है। हुज इनर्शिया विल बी ग्रेटर, अ स्टोन और अ बॉल ऑफ स्मॉल साइज, सेम साइज। एक हमने बॉल ली और एक हमने स्टोन लिया, दोनों सेम साइज़ के हैं, तो उन दोनों में इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा। बेटा जो इनर्शिया होता है वो टोटली डिपेंड करता है मास पर। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कितना है, ज़्यादा है कम है, वो उसी पे डिपेंड करता है इनर्शिया कितना ज़्यादा या कम होगा। तो इन दोनों में से, स्टोन और बॉल में से, स्टोन का जो मास है वो ज़्यादा होगा, इसीलिए उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। तो स्टोन विल हैव ग्रेटर इनर्शिया एज इट्स मास इज़ मोर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है कि कन्वर्ट 54 किलोमीटर इंटू मीटर पर सेकेंड। 54 किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो और 6 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करो। तो इसके लिए देखो मैंने यहाँ बताया है आपको, 54 किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए मुझे क्या करना है, मैंने लिख दिया 54 किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब क्या है, नीचे आर आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे पता है, देखो यहाँ साइड में फॉर्मूले लिख दिए हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो अगर मुझे सेकेंड्स निकालने हैं, 1 घंटे में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो जो 1 आवर में कितने सेकेंड्स होंगे, वो 3600 सेकेंड्स होंगे, 60 इंटू 60 करके जो मिलेगा मुझे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको समझिए ज़रा। 54 है, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, और आर में कितने सेकंड होते हैं 60 इंटू 60, अभी मैंने बताया आपको। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ 0 से कटिंग वटिंग जो भी आप कर लें, इसको सॉल्व करके आंसर आएगा आपका 15 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि यहाँ देखो मैंने इनकी यूनिट्स को बदल दिया, किलोमीटर को मैंने चेंज कर दिया 1000 में, आर को चेंज कर दिया 60 इंटू 60 सेकेंड में। उसी के प्रकार उल्टा है कि 6 मीटर पर सेकेंड को आप क्या करिए, किलोमीटर पर आवर में चेंज करिए। तो यहाँ आपने उल्टा कर देना है, क्योंकि मीटर पर सेकेंड है यहाँ पर अभी तो यूनिट्स, इसको हमने किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो इसमें उल्टा रखना पड़ता है आपको। जो किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं 1000, उनको नीचे रखिए और 3600 को ऊपर रखिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, किलोमीटर पर आवर में आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 किलोग्राम हैज़ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट विल बी इट्स मोमेंटम। अगर एक ऑब्जेक्ट हमने लिया है, उसका मास 20 किलोग्राम है, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, उसका मोमेंटम क्या होगा। तो सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल करना हो आपको, तो आप जो न्यूमेरिकल के अंदर आपको समझ आ रहा है क्या गिवन है उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे मास दिया हुआ है, मास को हम लिख सकते हैं, यस। तो वेलोसिटी दे रखी है उसकी 10 मीटर पर सेकेंड और मास दे रखा है उसका 20 किलोग्राम। यहाँ मैंने लिख लिया। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगी, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंटम मुझे फाइंड आउट करना है। मोमेंटम को हम स्मॉल p से शो करते हैं, इसको फाइंड आउट करना है। अब
जो फाइंड आउट करना है, क्या उसको आपको कोई फॉर्मूला आता है? तो यस आता है मुझे। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी, यानी कि मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो। मास और वेलोसिटी को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे मोमेंटम आ जाएगा। तो 10 इंटू 20 ये दे रखा है दोनों, 10 इंटू 20 200। अब न्यूमेरिकल करते वक्त हमें जो ये यूनिट्स होती है ना, ये जो भी क्वांटिटीज़ होती हैं इनकी यूनिट्स हमें ज़रूर याद होनी चाहिए। तो मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आपको लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? if the velocity of an object is 2 meter per second square and the mass is 4 kilogram, how much force will be required to push the object? कितना फोर्स चाहिए होगा उसको मूव करने के लिए? ठीक है, ये जो है इसका आंसर हम देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो वेलोसिटी लिखा हुआ है इसको आप करेक्शन कर लेना, ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये मैंने लिख लिया। मास इसका 4 kg दिया हुआ है, मुझे फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला बेटा ma होता है, फोर्स ने ma कर रखी है। ठीक है, ये याद रखना, और इसको मल्टीप्लाई करके आप निकाल लो। फोर्स की यूनिट मुझे पता होनी चाहिए ताकि मैं लास्ट में लिख सकूँ। आंसर जैसे ही निकलेगा तो न्यूटन मैंने लगा दिया है, फोर्स को न्यूटन में निकालते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ आर रॉकेट वर्क्स। एक रॉकेट जो है वो कैसे वर्क करती है? वर्क तो नहीं, हम इसमें मूवमेंट उसकी शो करेंगे, उसकी मोशन कैसे होती है, वो कैसे मूव करती है, इतनी ऊपर तक कैसे चली जाती है, कौन सा फोर्स उस पर काम करता है, तो ये हमने इसमें बताना है। ठीक है, चलिए इसको आप डिस्क्राइब इस तरीके से कर सकते हैं। एक रॉकेट जो है वो मूव्स अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग वो मूव करती है। एज द इंजन इज इग्निटेड, कोई भी रॉकेट है, सपोज कीजिए, ड्राइंग तो ज़्यादा अच्छी नहीं है पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि इसकी जो एकदम से जब हम उसको इंजन को इग्नाइट करते हैं तो जो इसमें गैसेज होती हैं वो एयर जो है वो इस तरफ प्रेशर डालती हैं, इस तरफ जो है फोर्स डालती हैं। ठीक है, अब ये जो फोर्स है ये तुरंत जो है क्या होगा? वापस से जाएगा। रॉकेट जो है वो अनबैलेंस फोर्स को, उसके जो अनबैलेंस्ड फोर्स है जिसकी वजह से वो रुकी हुई थी उसको वो कवर कर लेता है, और रॉकेट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फिर मूव करना शुरू कर देता है। फिर उसका मूवमेंट क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट मूव। कौन सा फोर्स चाहिए होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए? तो इसका आंसर ये रहा। हमें जब किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना होता है तो हमें अनबैलेंस्ड फोर्स की ज़रूरत होती है। अगर मैं किसी बॉक्स को ऐसे इसको मूव करना चाहती हूँ तो इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा होगा, तो मैं इसको सरका नहीं पाती हूँ। फिर मैं किसी अपने दोस्त को बुलाती हूँ साथ में, और फिर हम दोनों लगाएंगे धक्का तो वो इजीली मूव हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने जो नेट फोर्स था, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस फोर्स हो रहे थे, जब मैं अकेले कर रही थी ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों बराबर हो रहे थे, लेकिन जब जिधर का फोर्स ज़्यादा हो जाएगा वो उस तरफ मूव करना शुरू कर देगा, जैसे कि टग ऑफ वार में होता है ना। तो यहाँ पे जब फोर्स ज़्यादा हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया, तब ये मूव करना शुरू कर देगा। ठीक, अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। ओके, एक क्वेश्चन और रह गया है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, बीच में रह गया। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म भी है सर्कुलर भी है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड, एक कॉन्स्टेंट स्पीड चलनी चाहिए क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन आ रहा है। और पाथ कैसा होना चाहिए उसका? सर्कुलर होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल से समझ पाओगे। हमारी अर्थ है, अर्थ के ऑर्बिट में इधर जो है कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं वो घूम रहे हैं। वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो एक सर्कुलर पाथ को कवर करते हैं, लेकिन एक इक्वल इंटर ऑफ टाइम रखते हैं वो। और इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है एथलीट रनिंग इन अ सर्कुलर ट्रैक। एक एथलीट है जो कि रनिंग कर रहा है, उनका जो पाथ है वो ऐसे सर्कुलर होता है और वो इसी सर्कुलर पाथ में रनिंग करते हैं। तो ये भी क्या है? एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। किसी पत्थर को मैंने धागा बांध लिया और फिर मैंने उसको ऐसे पकड़ के घुमाया, तो ये भी क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब मत करना, अभी पेपर चल रहे हैं, किसी बच्चे को चोट लग जाएगी, अच्छी बात नहीं होगी, है ना। चलिए, इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो देखो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो हमारे लॉज ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इनको क्या कहते हैं वो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। किसी और नेम से भी इसको बताया जा सकता है। उसके बाद है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन कि m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। फोर्स जो है वो ma के इक्वल होता है और मोमेंटम जो है वो mv होता है। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 8 के रिवीजन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली उसमें भी नेक्स्ट चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।